Maybe experience factory of video. Yeah. जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है ऐमन आपको मेरी? ऐमन, सिमरा, कैसे हैं सब लोग आप? ठीक है? वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? जी वॉइस इज ऑडिबल नुसरत, ऐमन, सिमरा?
ओके, आज आपने एक्रीडिटेशन से रिलेटेड कल आपने बहुत अच्छा काम किया ग्रुप में जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। वेल डन टू ऑल ऑफ यू, सबने बहुत अच्छी एफर्ट की, लेकिन कुछ ग्रुप के स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनकी जो क्वेश्चन थे उनमें रेपिटेशन आ रही थी, ठीक है। तो जैसे आई फील कि जैसे कॉपी पेस्ट किया होता है, ठीक है। तो बट इट इज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज मैं उस ग्रुप के बिल्कुल भी मार्क्स नहीं लगाऊंगी। यानी कि जो मुझे पहले भेज देता है ग्रुप, डेफिनेटली वो तो जिसने पहले भेज दिया वो तो बिल्कुल भी उस कैटेगरी उस डेफिनेशन से आउट हो जाता है ना कि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भेजते हैं, प्लीज़ ट्राई टू एटलीस्ट स्टेटमेंट तो सेम नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। तो प्लीज़ try to differentiate your question from the other group, otherwise I suppose to be that you have to copy it from other person, ठीक है। सो इस तरह से नहीं होना चाहिए आप लोगों को, मतलब कॉपी बेस्ड वाला सीन नहीं होना चाहिए। आप अपना इंडिपेंडेंट बनाइए, ठीक है। और अगर बाय चांस जो है वो रेपिटेशन आ भी जाती है तो बट एटलीस्ट इतनी इस लेवल की रेपिटेशन नहीं होती कि रिपीट हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो अभी कल 1-2 ग्रुप ऐसे आए हैं कि जिनकी चीज़ें स्टेटमेंट इवन रिपीट हो रही थी। तो मैंने इस दफ़ा तो कुछ नहीं कहा आपको, मैंने उनकी मार्किंग कर दी है, जो कि एक इंटरनल असेसमेंट की मार्किंग होती है, उसमें मैंने उनको मार्क्स दे दिए हैं। लेकिन नेक्स्ट जो भी मैं आपको असाइनमेंट दूँगी उसमें आपने नहीं इस तरह से करना, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट 5 चैप्टर्स दे रही हूँ, चैप्टर्स के नेम लिख लें। मैं ग्रुप में आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है। आपने उनके मुझे एमसीक्यूज बना के देने हैं, ठीक है। एक लिखे मैनेजमेंट थ्योरीज, ठीक है। एक टॉपिक आपका मैनेजमेंट थ्योरीज है, एक ये एक्रीडिटेशन है, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स है, टोटल कितने ग्रुप हैं आपके? टोटल 5 ग्रुप है। हाँ जी सिमरा, कितने ग्रुप हैं आपके? जी क्लास, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। वरदा, सिमरा, किरण, महवेश, टोटल कितने ग्रुप हैं आपके? एट ग्रुप्स हैं, ठीक है। 8 टॉपिक्स पे ले लें आप, ये एक एक आपने लेना है, जिस तरह से मैं लिख रही हूँ इसी तरतीब से आपने लेना है। ये कितने टॉपिक है आपके? मैनेजमेंट थ्योरीज 1, एक्रीडिटेशन 2, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स 3, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन 4, ये 4 टॉपिक्स। ये फर्स्ट 4 ग्रुप्स जो हैं ये एलोकेट कर लें, इन पे मुझे एमसीक्यूज बना के भेजे हैं। 20 एमसीक्यूज आपने बना के भेजने हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, 20 एमसीक्यूज बनाएं विद की, ठीक है। और बुक की स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। ये फर्स्ट 4 तो ले लें, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट थ्योरीज पहला ग्रुप ले लें, एक्रीडिटेशन दूसरा ग्रुप ले लें, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स तीसरा ग्रुप ले लें, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन चौथा ग्रुप ले लें। समझ आ रही है क्लास आपको मेरी बात या नहीं? वर्दा, सिमरा, सीआर आर डिसअपियर फ्रॉम द क्लास, ठीक है। 4 ये हो गए, बाकी 3 मैं आपको एलोकेट कर देती हूँ। 3 में आपके पास जो है वो टॉपिक्स में आ जाता है जी। बाकी 3 ये ग्रुप्स ले लें,
स्ट्रेस मैनेजमेंट है, बजटिंग और मोटिवेशनल थ्योरी है। हाँ जी, अब पूरे हो गए टॉपिक सबके। ग्रुप के जो टीम लीडर है वो मुझे रिस्पॉन्ड करें कि क्या सबको ग्रुप में टॉपिक एलोकेट हो गए। ग्रुप के जो टीएल्स हैं, टीम लीडर्स हैं, या जो ग्रुप लीडर्स हैं, ग्रुप लीडर्स मुझे रिस्पॉन्ड करें कि क्या सब ग्रुप में टॉपिक एलोकेट हो गए हैं, सब ग्रुप को टॉपिक्स मिल गए हैं। मुझे सिर्फ इतना जो है ना वो बताएं, क्योंकि कि आप लोगों के ग्रेडेड है। जी हाजरा, आप ग्रुप लीडर हो? हाजरा, हाजरा यू आर ग्रुप लीडर। साथ जब आपने आंसर करना है तो आपने साथ में जो है वो अपना नाम के साथ नीचे लिखे मैसेज में कि यू आर ग्रुप लीडर, कैपिटल लिख दें G.L, मैं समझ जाऊंगी कि ग्रुप लीडर है। ग्रुप लीडर्स जो है टॉपिक 6 है। चलें एक और मैं दे देती हूँ आपको, एक और टॉपिक एमन बेटा मैं आपको एलोकेट कर देती हूँ। सिस्टमेटिकली जो भी नंबरिंग आ रही है, आप 7 ग्रुप हो, 7th ग्रुप में हो ना, तो 7th ग्रुप में मैं आपको टॉपिक एलोकेट कर देती हूँ। जी एमन, मैंने आपको टॉपिक एलोकेट कर दिया है। ठीक है एमन, आपको मिल गया है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फॉर एमन ग्रुप। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बाकी किसी ग्रुप मेंबर ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, सबकी एब्सेंट जाएगी पूरे 1 महीने के लिए अगले। और ये जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं ये भी 0, ठीक है, बिकॉज यू आर टेकिंग दिस असाइनमेंट लाइट। आई विल नॉट मार्क योर इंटरनल असेसमेंट इवन, ठीक है, एंड इवन मार्क योर अटेंडेंस ऑफ कमिंग मंथ एब्सेंट। ठीक है, सिमरा ग्रुप 4 के लिए, ओके ठीक है एमन, मैं आपका चेंज कर देती हूँ। एमन आपने नहीं लेना, ग्रुप 4 के लिए आ गया वो, इसके लिए आप ले लें डेलीगेशन इफेक्टिवली। मुझे नहीं पता शीतल, मैंने आपको सिस्टमेटिकली भेज दिया है, आपने खुद उनमें देखना है कि आपका कौन सा है। ठीक है, मैंने आपको जो है वो भेज दिया, आपने खुद ऑप्ट करना है उसमें से, ठीक है। हाँ जी, मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, ठीक है, वो आप खुद ऑप्ट करें। जिस तरह से सिस्टमेटिकली मैंने भेजा है उसी तरह से आपने अपनी वो टॉपिक उठा लेना है। इस पे आपने 20 MCQ विद आंसर्स विद ग्रुप नेम विद ग्रुप मेंबर आपने मुझे मेल करने हैं, ठीक है, और ये ग्रेडेड है आपका, ठीक है। नीचे की होनी चाहिए उसकी, 20 MCQs होने चाहिए और ग्रुप मेंबर्स और उनकी टीम लीडर का नेम होना चाहिए, ठीक है। या आपने वीकेंड पे बैठ के लीडरशिप की असाइनमेंट करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्रीडिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक्रीडिशन जो है वो किस तरह से करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे किसी की कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें रिगार्डिंग योर असाइनमेंट, आई विल क्लियर योर क्वेरी।
ओके, सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें अपना लेक्चर क्लास। अच्छा, डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन उसने क्या दी है इसकी। तो वो कहता है इट डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस दैट डिटरमिन वेदर एन इंस्टीट्यूशन meets the established standards for function, स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, कि मतलब कोई भी एक जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है वो ये बताता है कि आपने मतलब कि एक इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका इदारा जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका स्ट्रक्चर है या नहीं है। इट इज़ सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट फॉर्मल रिकॉग्निशन टू प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन दैट मीट स्टेटेड स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब एक कोई भी रेगुलेटरी इदारा जो है वो क्या करेगा, किसी भी गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ग्रांट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और उस ग्रांट प्रोवाइड करने का मकसद ये होगा कि वो जो प्रोग्राम जो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर चल रहा है, क्या उसके पास जो है वो सेट स्टैंडर्ड को वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपने देखना होता है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बाय फुलफिलिंग इंडिकेटर एस्टैब्लिश बाय ईच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हो, ठीक है, एस्टैब्लिश करते हो ईच इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर आप देखते हो कि क्या वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक नर्सिंग कॉलेज बनाया और वो नर्सिंग कॉलेज अगर वो सेट स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपने देखना है। ठीक है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो सेट स्टैंडर्ड को नहीं कर रहा तो आपको जो है वो उस तरह से ग्रेड नहीं दिए जाएंगे। अगर वो सेट स्टैंडर्ड को कर रहा है तो फिर आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। ठीक है, standards represent that universities are required to fulfill what universities indicator established by each institution what universities are required to fulfill in order to agree। एक मिनट अजान हो रही है, ये पीछे ये हो लेने दो जरा प्लीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इंडिकेटर। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, आपने उन इंडिकेटर्स को देख लिया।
ठीक है। इंडिकेटर्स में जो कि एक्रीडेशन के पर्पस के लिए यूज होते हैं, उसमें सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है मेजर ऑफ द वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को जो मेजर करता है। इंडिकेटर्स आर मेजरेबल वेरिएबल्स, बेसिकली ये मेजरेबल वेरिएबल्स होते हैं दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ द एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड्स और लेवल ऑफ क्वालिटी अचीव्ड, ये देखने के लिए कि स्टैंडर्ड लेवल या जो क्वालिटी है वो अचीवेबल है या नहीं है। इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज एविडेंस ऑफ सक्सेस इन अकॉम्प्लिशिंग द गोल और द इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि आइदर जो है वो आप गोल या इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने अकॉम्प्लिश किए हैं या नहीं किए हैं, उनको देखने के लिए। पर्पस ऑफ एक्रीडेशन की अगर बात की जाए तो इज़ टू इंश्योर दैट minimum standard of quality are met. Most accrediting agencies states that they aim to achieve higher than minimum standards as determined by the peers in the field. यानी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई भी इदारा या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल कॉलेज जब आप बनाते हैं तो उसको जो एक्रेडिट करने की बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, वो ये देखती है कि क्या इसके पास मिनिमम स्टैंडर्ड भी मौजूद है या ये मिनिमम से भी नीचे है। ठीक है, तो उसको डिटरमिन किया जाता है बाय द पीयर्स इन द फील्ड। ठीक है, जो मार्केट में दूसरे सब स्टैंडर्ड्स या दूसरे कह लें कि मिनिमम स्टैंडर्ड पे जो लोग मौजूद हैं मार्केट में, उनके साथ आपका इदारा जो है उसको कंपेयर किया जाता है। एंड अदर पर्पस ऑफ द एक्रेडिटेशन इज़ टू प्रोवाइड द रिकॉग्निशन फॉर फंडिंग एंड स्टूडेंट फाइनेंशियल एड्स। ठीक है, दूसरा आप क्या करते हो, आप रिकॉग्निशन लेते हो और फंडिंग एड्स लेते हो। ठीक है, फंडिंग एंड स्टूडेंट फाइनेंशियल एड्स की बात करते हो। देन आ जाता है इज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी अक्रॉस द एकेडमिक प्रोग्राम, thus facilitating the transfer of academic credit from one institution to another। ठीक है, देन आप क्या करते हो, कंसिस्टेंसी को मेक श्योर करते हो कि मतलब उसके अंदर तसलसल भी है कि नहीं, मतलब उसके हाथ से वो स्टूडेंट्स को भी ले रहे हैं, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, आईटी और जो मल्टीमीडिया और जितना भी आपका सॉफ्टवेयर्स है वहाँ पे मौजूद है। Then you will check and acknowledge the comparability of one degree to another in the same field across the region। और फिर उसके बाद आप एक ही फील्ड का जो एक ही फील्ड या एक ही कैटेगरी का जो कह लें कि इंस्टीट्यूशन है, उसको आप कंपेयर करते हो बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ। ठीक है, उसकी डिग्री को चेक करने के लिए। देन आ जाता है आपके पास डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन एक्रीडेशन। डिफरेंस क्या होता है आपके पास प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन एक्रीडेशन का? प्रोग्राम एक्रीडेशन रेफर्स टू द एक्रीडेशन टू द एकेडमिक कोर्सेज सच एज साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स, लॉ, इंजीनियरिंग, नर्सिंग। इंस्टीट्यूशन एक्रीडेशन रेफर्स टू द एक्रीडेशन टू स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एज अ होल। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप एक्रीडेट करते हो स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को एज अ होल आप उसके ऊपर बात करते हो। देन आ जाता है टाइप्स ऑफ एक्रीडेशन। टाइप ऑफ एक्रीडेशन की अगर बात की जाए तो देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ एक्रीडेशन। उसमें आपके पास प्रोबेशनरी एक्रीडेशन आ जाता है, प्रोविंशियल एक्रीडेशन आ जाता है और फुल एक्रीडेशन आ जाता है। अब हम इन तीनों को जो है वो बारी बारी देखेंगे कि प्रोबेशनरी एक्रीडेशन क्या होता है। It enables the nursing institution or organization applying for accreditation for the first time for the period of not more than 3 years whilst it completing requirement। ठीक है, मतलब इसमें 3 years का जो है वो टाइम दिया जाता है कि 3 years के टेन्योर के अंदर जो है वो आपने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो इस लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर, इस लेवल की बुक्स, उस लेवल का अपना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उस लेवल का आपका जो है वो क्या से कहते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सेट बैकग्राउंड जो है वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, मतलब आपको मिनिमम जो है वो 3 years का वो लोग टाइम देते हैं। जैसे आपकी एक्रीडेटिंग नर्सिंग काउंसिल जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है। इफ़ यू आर कंडक्टिंग और इफ़ यू आर बिल्डिंग ए नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, तो उसमें आपकी जो एक्रीडेटिंग बॉडी है वो आपकी नर्सिंग कॉलेज है, पाकिस्तान नर्सिंग कॉलेज है, तो वो मिनिमम एट द स्टार्ट जो है वो आपको 3 years का टाइम देती है। देन आ जाता है प्रोविंशियल एक्रीडेशन। प्रोविंशियल एक्रीडेशन बेसिकली इनेबल्स करती है नर्सिंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, जो कि कंप्लाइज करें विद मोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड टू ऑपरेट फॉर द पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 year। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रोविंशियल लेवल पे तो 1 year से ज़्यादा का भी टाइम नहीं देती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो आपकी पिछली वाली एक्रीडेशन थी प्रोबेशनरी एक्रीडेशन,
वो फिर भी आपको 3 ईयर्स का वेल सेट टाइम प्रोवाइड करती है, बट प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आके जो है वो बिल्कुल भी इस तरह की कह लें कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करते। वो आपको 1 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं प्रोवाइड करते और अक्सर एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है, अक्सर आपसे जो है वो वाइवास में भी पूछा जाता है या कहीं आप इंटरव्यू भी देने जाते हो तो भी आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि प्रोविंशियल लेवल की एक्रेडिटेशन जो है वो हमें कितना टेन्योर प्रोवाइड करती है और जो प्रोबेशनरी एक्रेडिटेशन है वो आपको कितनी देर का टाइम पीरियड प्रोवाइड करती है। देन आ जाता है आपके पास फुल एक्रेडिटेशन, यानी प्रोबेशनरी वाला भी लेवल चला गया, ठीक है, प्रोविंशियल वाला भी लेवल चला गया, अब फुल का आ गया। इट इंडिकेट्स दैट इंस्टीट्यूशन कंप्लाइज विद ऑल द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड मे ऑपरेट फॉर द पीरियड ऑफ द 5 years बिफोर अप्लाइंग फॉर द री एक्रेडिटेशन। यानी कि 5 years का टाइम जो है वो उनको रिक्वायर होता है अपनी दोबारा से री एक्रेडिट करवाने के लिए। जैसे आपका लाइसेंस है, ठीक है, वो जब आपको लाइसेंस मिलेगा तो वो 5 to 7 years के बाद जो है वो उसकी क्या हो जाती है, उसकी एक्सपायरी हो जाती है, ठीक है। 5 years के बाद तो कम से कम एक्सपायरी हो जाती है। तो उस 5 years की एक्सपायरी के बाद जो है वो आपको क्या करवाना पड़ता है, वो आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। देन आ जाता है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फॉर द एक्रेडिटेशन। क्वालिटी कॉन्शियस एट ऑल लेवल विल टेक टाइम, ठीक है। स्टांसेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। कमिटमेंट ऑन दी कंसिस्टेंट बेसिस, कमिटमेंट आपको चाहिए होती है। हाई रेट्स ऑफ एट्रीब्यूशन विल रिक्वायर रिपीटेड एंड कॉन्टिन्यूअल ट्रेनिंग। पब्लिक सेक्टर विल टेक ए लॉन्गर टाइम टू गेट इन टू प्रोसेस, ठीक है। ये चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। तो ये वो सारे के सारे चैलेंजेस हैं जो कि आपको देखने के अंदर आते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, क्लास का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक्रेडिटेशन की समझ आ गई? एक्रेडिटेशन की मेन इसमें डेफिनेशन की बात की है, ठीक है, और नीड ऑफ एक्रेडिटेशन की बात की है, टाइप्स ऑफ एक्रेडिटेशन की बात की है, जिसमें आपके पास उसने बताया है कि कितनी तरह की एक्रेडिटेशन होती है। प्रोबेशनरी होती है, ठीक है, जिसमें 3 years का अर्सा रिक्वायर होता है। प्रोविंशियल में 1 year का रिक्वायर होता है और आपकी फुल एक्रेडिटेशन के अंदर 5 year का अर्सा रिक्वायर होता है, ठीक है। इसके अलावा उसने इसकी सिग्निफिकेंस बताई है कि एक्रेडिटेशन जो है वो करना क्यों ज़रूरी है। ओके, देन हम बात करते हैं इंफॉर्मेटिक्स की। नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहता है द मॉडर्न एज हैज़ दिस फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी बिकॉज इट रिलाइज ऑन द mass of the knowledge that it can use, but what is important is the extent to which knowledge is organized and mastered, ठीक है। मतलब कहता है कि मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग जो है वो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो है वो इस चीज़ पे रिलाई नहीं करती कि नॉलेज कितना है, बल्कि इस चीज़ पे रिलाई करती है कि इम्पोर्टेंट कितना है, किस हद तक नॉलेज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है और मास्टर्ड है, ठीक है। इसमें
जो इन्फॉर्मेटिक्स की हम बात करते हैं वो 3 तरह की होती है, मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स होता है, हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स होती है और नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बारी बारी पढ़नी है। इससे रिलेटेड मैंने आपको MCQs भी दिए हुए हैं जो कि आपने अपना टारगेट पूरे जमा करवाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसके साथ में रिवीजन भी करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स की। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्फॉर्मेटिक, ठीक है, जिसका मतलब है इन्फॉर्मेटिक, विच मीन्स कंप्यूटर साइंसेज, ठीक है, जिसका मतलब है कंप्यूटर साइंसेज। इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स कंप्यूटर साइंसेज प्लस इंफॉर्मेशन साइंसेज, ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन साइंसेज का क्या है, कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आ जाता है गोल्स ऑफ द नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। द गोल ऑफ द नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स इज टू इम्प्रूव द हेल्थ प्रोफेशनल्स, कम्युनिटीज, फैमिलीज and individual by optimizing the information management and communication. ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ द केयर आ जाती है, एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ जाता है, मैनेजिंग एंड डिलीवरिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस, सपोर्टिंग द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सपोर्टिंग नर्सिंग रिसर्च, ये चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन अगर बात की जाए इन्फॉर्मेटिक्स की, तो द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू ऑल फील्ड ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज, नर्स एजुकेशन एंड नर्सिंग रिसर्च, इसमें आ जाता है। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में आपके पास नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द नर्सिंग साइंसेज, इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड कंप्यूटर साइंसेज टू मैनेज एंड प्रोसेस द नर्सिंग डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर जो है जो आप मतलब आप डिलीवरी प्रोवाइड करते हो उसके अंदर इसका मेन रोल होता है, क्योंकि बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस और नर्सिंग साइंसेज का अमेलगमेशन है। ठीक है, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स इज द स्पेशलिटी दैट इंटीग्रेट्स नर्सिंग साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज टू मैनेज एंड कम्युनिकेट पेशेंट डाटा, information and knowledge in nursing practice. Nursing informatics facilitate the integration of data, information and knowledge to support patient, nurses and other providers in their decision making in all roles and setting, and this support is accomplished through the use of information structure and information technology. मतलब आपके पास कोई भी पेशेंट जो है वो आता है, आप उसका डेटा एंटर करते हो, ठीक है, उसको आया OPD में भेजना है, इनपेशेंट डिपार्टमेंट में भेजना है, एक्सरे में भेजना है, उसको एडमिट करना है, ठीक है, उसको मेडिसिन मिली, उसका चेकअप हुआ, डिस्चार्ज हो गया, सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो आप नर्सिंग सर्विसेज, अपनी कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन साइंसेज की जब आप मिला के एक ही डाटाबेस के अंदर उसको स्टोर कर लेते हो तो वो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स कहलाती है। ठीक है, पर्पस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क लिस्ट टू रिमेन स्टाफ ऑफ द प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है, आप नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हो। कंप्यूटर जनरेटेड क्लाइंट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब पहले ही होता था कि रिकॉर्ड घूम जाता था, ठीक है, बाय हैंड जब आप मैनुअल देते थे। तो आजकल क्या सिस्टम है कि आजकल कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट की स्टोर है, पेशेंट ने आगे सिर्फ अपना CNA CA जो भी अपना MR नंबर है और अपना नेम बताना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पिछली स्टोर होती है। इसमें 2 तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR एंड CPR और community based computer based patient record, monitoring devices that record vital signs and other measurements directly into the client record। ठीक है, आप डिवाइसेस को मॉनिटर करते हो, वाइटल साइन रिकॉर्ड को मॉनिटर करते हो क्लाइंट के रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड नर्सिंग केयर प्लान्स एंड क्रिटिकल पाथवेज, कंप्यूटर जनरेटेड नर्सिंग केयर प्लान्स को और क्रिटिकल पाथवेज को देखते हो। ऑटोमेटिक बिल्स फॉर सप्लाइज और प्रोसीजर विद नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये देखते हो। रिमाइंडर्स एंड प्रॉम्प्ट्स दैट अपीयर ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंटेशन टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव चार्टिंग, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव चार्टिंग को डिस्कस करते हो आप और इसको आप इंश्योर कराते हो। मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स जो है द साइंटिफिक फील्ड दैट डील्स विद बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन, जो कि बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करती है। डाटा एंड नॉलेज, देयर स्टोरेज, रिट्रीवल एंड ऑप्टिमल यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग,
ठीक है, अपनी रिट्रीवल के लिए, ऑप्टिमल यूज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, अब मेटा स्ट्रक्चर्स, कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। नर्सिंग में जैसे अगर देखें तो नर्सेज आ जाती हैं, पेशेंट्स आ जाते हैं, हेल्थ इन्वायरमेंट आ जाता है, कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है, यूजिंग इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेटिक्स की अगर बात की जाए तो नर्सिंग डाटा, उसमें इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, decision structure and presentation of information as it impacts nurses decision making, optimizing information structure, application and technology for use in managing and communicating the data, information and knowledge। ठीक है, मतलब ये नर्सिंग और नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स में उसने डिफ्रेंशिएट किया है। इसको सिनोनम, ये बेसिकली सिनोनम्स है विद दी कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ कंप्यूटर कर सकते हैं बट ह्यूमन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो परसीव कर सकते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन को, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन को, और डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग वैल्यू एंड रिस्क प्रेफरेंसेस। ठीक है, स्कोप ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। ठीक है, सारा के सारा आप एक जगह कंपाइल कर लेते हो। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, टाइप्स, कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, देन लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। की कॉन्सेप्ट्स में आपके पास डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, नॉलेज वर्कर, डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेटिक कॉम्पिटेंसीज एंड वर्क फ्लो, देन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इंटरनेट और डेटाबेस। ठीक है, ये अजान हो रही है, अजान हो लेने दे, पीछे आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, ये अजान सुनते हैं पहले। ओके क्लास, इसमें हम ये देखते हैं
कि data are discrete entities that are described objectively without interpretation. Information is data are interpreted, organized or structured, and knowledge is informed, that synthesized so that relationship are identified and formalized. Wisdom की अगर बात करें तो wisdom is the appropriate use of data, information and knowledge in making the decision and implementing the nursing actions. ठीक है, nursing actions को देखने के लिए नॉलेज वर्कर्स की अगर बात की जाए तो नॉलेज वर्क इज नॉन रिपीटेटिव, नॉन रूटीन वर्क कंज्यूमिंग कंसिडरेबल लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, यानी कि इसके अंदर आप नॉन रेपिटेटिव होती है, नॉन रूटीन वर्क होता है कॉग्निटिव एक्टिविटी का, ठीक है। ब्रिंग देयर नॉलेज स्किल्स जजमेंट एंड टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, ये नोवाइस इंटरमीडिएट एक्सपर्ट आप देख सकते हैं बेस लाइन के ऊपर, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की इस तरह से चलती है। डिसीजन मेकिंग में आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, डिसीजन एनालिसिस है, स्किल एक्विजिशन है, अनसर्टेनिटी और बायसनेस है कि बायसेस जो है वो किस लेवल तक है। डिसीजन मेकिंग में आपके पास प्रोसेस वर्सेस आउटकम हो जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वर्सेस डिसीजन मेकिंग आ जाता है। वर्क फ्लो में आपके पास आप पूरा का पूरा अपने वर्क का एक मैपिंग कर लेते हो, उसकी वर्क मैपिंग, देन लो लेवल वर्सेस हाई लेवल प्रोसेस। सिस्टम्स आर्किटेक्चर में इंटीग्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब ओवर आर्किंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रैक्टिस फॉर द इंफॉर्मेटिक्स एज ए नर्स स्पेशलिस्ट उसने बात की है, वो कहता है वो इनकॉर्पोरेट करती है थ्योरीज को, प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, फ्रॉम द एप्रोप्रिएट साइंसेस into the informatic practice such as information system and change theories, implementation methods, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, डिबेट स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर, यानी कि वो पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड स्ट्रक्चर को जो है वो ला के इम्प्लीमेंट करवाती है। देन इंटीग्रेट करवाती है एर्गोनॉमिक्स को। एर्गोनॉमिक्स कहते हैं ये जो आपकी जो वर्क प्लेस के ऊपर, जो वर्क प्लेस पे काम करने से जो डिफरेंट तरह की फिजिकल आपको कहने के वो आ जाता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, उनको उनकी बात की है। जैसे नर्सेस झुक के सैम्पलिंग करना, झुक के इंजेक्शन लगाना, तो अक्सर बैक एक उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड ह्यूमन इंटरेक्शन आ जाता है, प्रिंसिपल इनटू द इंफॉर्मेशन सोल्यूशन डिज़ाइन। देन फिर आपने उस डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, इम्प्लीमेंट करवाना और एवेल्यूएशन करनी है। then systematically determines the social, legal and ethical impacts of an informatic solution within the nursing and healthcare, और ओवरऑल चेक करना है कि उसके अंदर क्या आपका इफेक्ट आ रहा है। अब स्टैंडर्ड उसने बता दिया, स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5। 1 में आप इश्यू और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, 2 में अल्टरनेटिव देखते हो, 3 में आप डेवलप करते हो सोल्यूशन में, 4 में सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हो, 5 में एडजस्ट करते हो सोल्यूशन को। अब अगर हम बात करें जाए एज ए स्पेशलिस्ट नर्स, तो जो स्टैंडर्ड 1 है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है, 2 में परफॉर्मेंस अप्रेजल है, 3 में एजुकेशन है, 4 में कॉलीगेलिटी है, एथिक्स है, कोलैबोरेशन है, रिसर्च है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है और कम्युनिकेशन मॉडल है। ये शिवॉर्डन का मॉडल है, ये आप देख सकते हैं। एक तरफ यूजर या कॉन्टेक्स्ट है, ये आपका कंप्यूटर जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपका गोल है, ठीक है। ये ग्रेव्स एंड कॉरन मॉडल है, ठीक है। इसमें आप डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एक साइड पे, डिसीजन, डिज़ाइन, डिस्कवरी, डीडीज एक साइड पे। ये इन्फॉर्मेटिक्स है और ये लिटरेसी मैनेजमेंट है कि ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज में आपको पता है कि नर्स पहले एज ए बिगनर आएगी, फिर एक्सपीरियंस्ड आएगी, फिर स्पेशलिस्ट आएगी, फिर इनोवेटर आएगी। स्किल्स जो यूज़ करेगी उसमें इंफॉर्मेशन, नर्सिंग, कंप्यूटर और इंफॉर्मेटिक्स स्किल आ जाती हैं। आपको कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए और इंफॉर्मेटिक्स की स्किल्स होनी चाहिए। बिगनिंग वाली जो है वो डिलीवरी, केयर, कम्युनिकेशन और डिसीजन सपोर्ट पे नहीं कर सकती, वो एप्लीकेशंस को यूज़ करती है और अपने सीनियर से इंफॉर्मेशन लेती है। एक्सपीरियंस नर्स जो है वो आपको पता है कि वो एक्सपीरियंस बेस होगी, और कॉम्पिटेंट जो है वो आपको पता है कि वो कॉम्पिटेंट होगी, ये सारा। और इनोवेटर में वो कोई नई चीज़ें लेके आएगा, ठीक है। रोल जो है वो नर्स का एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए मैनेजर भी हो सकता है, कंसल्टेंट भी, एजुकेशनल भी, रिसर्च भी, सिस्टम डेवलपमेंट भी, पॉलिसी डेवलपमेंट भी और एंटरप्रेन्योरशिप भी। नीड्स फॉर प्रैक्टिस में आपके पास क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, स्टैंडर्डाइज वोकैबुलरीज है, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में नीड्स फॉर स्टैंडर्ड्स एंड क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है, डेटा एंट्री चैलेंजेस है, इंटीग्रेशन ऑफ द रिकॉर्ड है। ये रिसर्च प्रायोरिटीज़ है आपके पास, ठीक है, कि आपने रिसर्च प्रायोरिटीज़ कैसे करनी है। और चैलेंज क्या क्या आ सकते हैं, चैलेंज क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर चैलेंज आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, डेस्कटॉप मेटाफोर, यानी कि सारा डाटा ही एकदम उड़ गया किसी सॉफ्टवेयर के होने की वजह से। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ